हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट नंबर 2 है। इसके पहले एक टेस्ट अपलोड कर दिया गया है और यह संस्कृत आईएएस का दूसरा टेस्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस और करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और देखिए, यूपी पीसीएस के लिए अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से। और अब तक जो दृष्टि आईएएस और डीआईएएस के जो भी टेस्ट हुए हैं सारे टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और इसके अंतर्गत जो भी हम लोग टेस्ट करेंगे वो भी आप लोगों को वहाँ पे मिलता रहेगा। और बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी इंपॉर्टेंट आपके जो मटेरियल्स वगैरह हैं, जो पीडीएफ हैं, वो भी टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, ठीक है। और देखिए, इसमें आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें जो भी क्वेश्चन है बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे, तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और लास्ट में एक बार एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी जिस भी क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। भारत के आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा में कमी आती है। अरब सागर के मानसून के लिए पश्चिमी घाट वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें हिंद महासागर से जो उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है अरब सागर शाखा और दूसरा है आपका जो बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। एक जो अरब सागर शाखा जो उससे होकर के भारत में प्रवेश करती हैं और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी से होकर के भारत में प्रवेश करती हैं। मानसून की अगर हम बात करें मानसूनी जो पवनें हैं यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर कई स्थानों पर जो औसत वार्षिक वर्षा है 300 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, जबकि इसका जो पूर्वी ढाल है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहाँ पे वर्षा बहुत कम या फिर ना के बराबर होता है। महाराष्ट्र का जो आंतरिक भाग है सघरी पहाड़ी या स्थलाकृति के कारण यहाँ पे हवाएं कम समय में ही इन्हें पार कर जाती हैं, जिससे इन्हें पर्याप्त जलकणों को संगठित करने का अवसर नहीं मिलता है और यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती है। और इसके विपरीत जो कोंकण और मलाबार वाला तट है वो एक ही अक्षांश पे स्थित है, लेकिन जहाँ यहाँ पे जो महाराष्ट्र का पूर्वी भाग में स्थित जो आंतरिक क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा जब कम होती है, इसी के दूसरे भाग में जो कोंकण और मलाबार वाला तट पे यहाँ पे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। मानसूनी हवाएं की अगर हम बात करें तो अरब सागर की शाखा प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित पश्चिमी घाट से टकरा करके ऊपर उठती हैं और पर्वतीय वर्षा करती हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि भारत में जो भी वर्षा होती है सबसे ज़्यादा जो पूरे विश्व में जो वर्षा होती है वो पर्वतीय प्रकार की वर्षा से ही सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पवनें हैं पश्चिमी घाट को पार करके दूसरी तरफ नीचे उतरती हैं। नीचे उतरते हुए जब ये गर्म होती हैं जिससे इनकी आर्द्रता खत्म होती है और ये पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वर्षा नहीं कर पाती हैं और इस प्रकार अरब सागर के मानसून के लिए पश्चिमी घाट जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ नदियां दी गई हैं और उनका उद्गम स्थल दिया गया है। इसमें आपको कौन सा विकल्प सही सुमिलित है वो आपको बताना है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, सिंधु नदी का बोखरचू हिमनद से, घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से और कोसी नदी का उद्गम मिलाम हिमनद से होता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करना और इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट स्थित है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जहाँ से इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी यह विश्व की जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं उसमें से एक है और इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है और यह तिब्बत और कश्मीर के बीच बहते हुए नंगा पर्वत के उत्तरी भाग में घूम करके दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से हो गुजरती है और फिर अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। गंगा नदी इसकी जो मुख्य सहायक नदी है घाघरा, जिसे करनाली के नाम से जाना जाता है, यह तिब्बत के पठार पर स्थित जो मापचा चुंगो हिमनद है वहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो घाघरा नदी का उद्गम होता है मापचा चुंगो हिमनद से और यह नेपाल से होकर के बहते हुए भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है। कोसी नदी की बात करें, कोसी ये भी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम नेपाल के सप्तकोशी में होता है, नेपाल के सप्तकोशी से इसका उद्गम होता है। तो मिलाम हिमनद से इसका उद्गम नहीं होता, नेपाल के सप्तकोशी से इसका उद्गम होता है और यह भी नेपाल और बिहार में बहती है। और बात करें अगर हम भारत की, तो भारत में मुख्य रूप से जो कोसी नदी है
वो बिहार में बहती है, जिसे बिहार का मतलब बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह भंडार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा लौह भंडार क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख पहाड़ी, संदूर श्रेणी और बादाम पहाड़ी। इसमें बताना है कौन लौह भंडार क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा बादाम पहाड़ी। बादाम पहाड़ी की अगर हम बात करें तो बादाम पहाड़ी जो है कर्नाटक में नहीं है, बादाम पहाड़ी कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, भारत का जो कर्नाटक राज्य है यह लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसका देश के कुल उत्पादन में लगभग 1/4 योगदान है। मतलब कुल लोहा के उत्पादन का 1/4 उत्पादन कर्नाटक में अकेले होता है। और कर्नाटक के जो महत्वपूर्ण लौह उत्पादक क्षेत्र है उसमें आपका कुद्रेमुख है, बाबा बुदन पहाड़ी चिकमंगलूर जिला है, संदूर पहाड़ी जो कि बेल्लारी जिले में स्थित है। बादाम पहाड़ी की अगर हम बात करें यह आपके कर्नाटक में नहीं बल्कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले वाले क्षेत्र में यह आपका बादाम पहाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बादाम पहाड़ी आपको उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और इसमें जो पूछा गया है कर्नाटक में जो द लौह स्थल है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10 या फिर 11? कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो भी हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। या मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक, 8 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, या मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय एंड मालदीव के बीच में है। ठीक है, मालदीव के बीच में है। 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, जो छोटा अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, कार निकोबार से अलग करता है। और 11 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें यह आमिनी द्वीप को कन्नूर से अलग करता है। आमिनी द्वीप को कन्नूर अर्थात लक्षद्वीप का एक जो द्वीप है उससे अलग करता है। तो इसका सही आंसर जो आपका पूछा है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है, तो इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित है? मौसमी और मानसूनी वर्षा पर निर्भर, वृक्षाकार अपवाह प्रारूप पर का निर्माण, मार्ग में परिवर्तन एवं विसर्प निर्माण, अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी। इसमें बताना है कौन सी विशेषताएं प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित है, कौन सी विशेषताएं प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और चौथा सही हो जाएगा। मौसमी एवं मानसूनी वर्षा पर निर्भर और अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित विशेषताएं हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है मौसमी एवं मानसूनी वर्षा पर निर्भरता और अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी, यह आपका सही हो जाएगा। सही आंसर इसका ए है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुकी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, मणिपुर में। कुकी जनजाति मणिपुर में, कुकी और मैतेई के बीच में जो विवाद हुआ था मणिपुर में, व्यापक जो हिंसा हुआ था इन्हीं के बीच में हुआ था, तो आप ये लोग याद रखिएगा। ठीक है, कुकी बात करें भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है। यह जनजाति मंगोली नस्ल की एक वनवासी जाति है जो असम और अराकान के बीच वाला जो लुसाई और काचार क्षेत्र है वहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। कुकी की लगभग 50 जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया। कुकी की लगभग 50 जो जनजातियां हैं इनको अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। और यह जनजाति मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और खास करके मणिपुर में पाई जाती है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। भारत की मानक यामी उत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5। झारखंड से नहीं गुजरती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस उद्गम क्षेत्र से निकलने वाली नदियां वलयाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? कौन सी नदियां वलयाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें सही आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ी से निकलने वाली जो नदियां हैं वह वलयाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। वलयाकार अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें जलधाराएं एक वृत्त के आकार में फैली होती हैं और इस तरह का जो अपवाह प्रतिरूप है मुख्य रूप से प्रौढ़ और घर्षित
जो गुंबदीय पर्वतों में विकसित होती नदियां हैं वो जो है इस प्रकार की अपोह तंत्र का निर्माण करती हैं। और यहाँ पे खास करके जो सहायक नदियां होती हैं वह एक वक्र या फिर चापाकार मार्ग में से गुजरते हुए मुख्य नदी में मिल जाती हैं। और वलयाकार अपोह प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ी उत्तराखंड के कुमायूं वाले भाग में देखने को मिलता है, जहाँ पे नदियां वलयाकार अपोह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। वेलिकोंडा श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु में अवस्थित वलित व भ्रंशित श्रृंखला है। इससे होकर मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला रेलमार्ग गुजरता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है। वेलिकोंडा, वेलिकोंडा की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, देखिए जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया गया है, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के ग्रुप ज्वाइन करें और उसके बारे में जानकारी लेकर के जो ग्रुप है जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, जहाँ पर करंट अफेयर और सी सेट, उसके साथ साथ जो वेरियस सब्जेक्टिव टेस्ट के साथ साथ देखिए यहाँ पे वही टेस्ट कराए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लग रहे हैं। बाकी वहाँ पे मेक IAS, PCS मंत्रा, अन्य जो टेस्ट हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर पॉसिबल हो, अगर आपको लगे कि ज्वाइन करना चाहिए तो कर ले। और जहाँ तक रही बात पैसे की, तो पैसा जो उसका चार्ज है वो उतना ज़्यादा नहीं रखा गया है कि आप लोग एफोर्ड ना कर पाएँ। ठीक है, 2-4 दिन अगर अपने पॉकेट खर्च को कम करते हो तो आराम से उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके साथ आपका जो पेपर है, ठीक, और अपना का जो फ्यूचर है उसके साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। ठीक, तो और जानबूझ करके इसीलिए जो है आपका प्राइज आप लोग पहले एक बार टेलीग्राम या फिर जहाँ भी आपको टेस्ट मिल रहे हो वहाँ पे पता कर लीजिए। सारे जो भी ग्रुप हैं जहाँ भी आपको टेस्ट मिलेंगे सबसे कम उसका मेरे ख्याल से 25 से 50% ही होगा जो आप लोगों से चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, और उसका ये है कि देखिए अगर फ्री में हमें कुछ मिल रहा है तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती है, और वो टेस्ट से आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हमें भी कहीं से परचेज करना पड़ता है। इसलिए मिनिमम, जिससे कि आप लोगों को भी कोई नुकसान ना हो और आप लोगों के वो मतलब कह सकते हैं कि उसे अफोर्ड कर पाएँ और मुझे भी ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उतना कम प्राइस रखा गया। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि एग्जाम को बस कुछ ही दिन रह गए हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए सही रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में उतना ही कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है ये है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक करें, और उसमें सब्जेक्टिव और बाकी भी टेस्ट करंट अफेयर के, CSAT के प्रॉपर प्रोवाइड कराए गए हैं, और आगे एग्जाम तक जो भी टेस्ट होते रहेंगे वो सब प्रोवाइड कराया जाता रहेगा उसमें। ठीक है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र जो कोडाई कनाल है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कोडाई कनाल की अगर हम बात करें तो किस पर्वत श्रेणी में है? देखिए कोडाई कनाल जो है ये आपकी पालनी पहाड़ी में स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले और केरल में स्थित है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संगम पर स्थित है। जोधा बेट्टा इसकी सर्वोच्च चोटी है, और यह दक्षिण भारत में स्थित अन्नामलाई हिल्स से पालघाट दर्रे द्वारा अलग होता है। इस दर्रे का जो श्रेणी है यह ढलानों पर टोडा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। इस दर्रे का जो ढलान है वहां पर मुख्य रूप से टोडा जनजाति पाई जाती है। नील देखिए वैसे टोडा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? नीलगिरी में। और अगर राज्य पूछ ले कि किस राज्य में विशेष करके पाई जाती है तो तमिलनाडु याद रखेगा। और नीलगिरी के जो दक्षिण में अन्नामलाई श्रेणी है तमिलनाडु और केरल में विस्तारित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। और यह प्रायद्वीप भारत का सर्वोच्च शिखर है, और यह शिखर मानसूनी वर्षा से घिरा हुआ है। जो मानसूनी वन पाए जाते हैं वहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वर्षा यहाँ पे बहुत अधिक देखने को मिलती है। और जो पालनी की पहाड़ी है कार्डेमम पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है जो तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से युक्त चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध जो वस्त्राकृति वो देखने को मिलती है। उसके साथ साथ यह विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती की जाती है। कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन है वो भी इसी पहाड़ी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी जो सेवराव पहाड़ी है यह तमिलनाडु के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, और यहाँ पर लौह इस्पात के केंद्र सलेम पर स्थित है। जो सलेम है वहीं पे स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ कॉफ़ी की बागानी भी की जाती है। और जो सेवराय का नामकरण किया गया है यह स्थानीय नाम सर्वराय से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, तो पालनी की जो पहाड़ी है कोडाई कनाल में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? या आपके पालनी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पवनें उत्तरदायी हैं? भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है कौन सी पवनें इसके लिए उत्तरदायी हैं? इसके लिए उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो उत्तरी गोलार्ध में 25 उत्तरी अक्षांश के समीपवर्ती क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती है। इसकी जो उत्पत्ति है 14 से लेकर के 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर 100 से 150 मिलीबार वायुदाब वाले क्षेत्र में होती है।
इसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और यह जो पवनें हैं सतही गर्म और आर्द्र हवाओं के ऊपर उड़ करके भारत में मानसूनी वर्षा करने के लिए इन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है। जो उपोष्ण पछुआ जेट वायु है यह 20 से 35 उत्तरी अक्षांश के मध्य में 10 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है और यह भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो भारत में जो मानसूनी वर्षा होता है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है यह मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है वह उपोष्ण पछुआ जेट पवनें जो 20 से 35 अक्षांश के बीच उत्पन्न होती है, यह मुख्य रूप से दिसंबर से फरवरी के बीच में पश्चिमी विक्षोभ के लिए उत्तरदायी है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है? बारदोली छीड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? जो काल वैशाखी है उसे बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अलग अलग राज्यों में जो ये वर्षा है इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली जो भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं जिनकी कुख्यात प्रकृति अंदाज इनकी स्थानीय नाम काल वैसाखी है और जिसका अर्थ होता है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। और यह चाय हो गया, पटसन, चावल, इन सब की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं। और असम में इन्हीं पवन को बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी जो आपका पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे जो धूल भरी आंधी चलती है जो अत्यंत पीड़ादायक पवनें होती हैं पटना के बीच तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है, इनको लू के नाम से जाना जाता है जो मतलब गर्म होती हैं। ठीक, पूर्वी हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके कालक्रम के अनुसार उनको मतलब क्रमानुसार पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करना है। खासी, गारो, मिकिर और नागा इन सभी को पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है। पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें इसमें आपका आ जाएगा नागा, मिकिर, खासी और गारो। नागा, मिकिर, खासी, गारो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें अगर पहाड़ियों को और विस्तार से हम देखें तो नागा पहाड़ी या मणिपुर पहाड़ी और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पर एक नीची जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती हैं जो झूम कृषि के लिए जिन्हें जाना जाता है। बराक मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है और मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील स्थित है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नागा जो पर्वत श्रृंखला है जिन्हें नागा पहाड़ी भी कहा जाता है, यह भारत और म्यांमार की सीमा पर लगने वाली जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर पाई जाती है। मिकिर पहाड़ी यह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है। और खासी पर्वतमाला भारत के राज्य मुख्य रूप से मेघालय में स्थित गारो खासी पर्वत जो श्रृंखला है उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। मेघालय के पठार के बारे में देखिए, यहाँ वर्ष भर अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और खनिजों की दृष्टि से मेघालय का पठार महत्वपूर्ण है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल के बारे में देखिए, मेसोजोइक के काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यहाँ की नदियां अल्पकालिक और अंतःस्थलीय प्रवाह प्रस्तुत करती हैं। भारत में जो मरुस्थल के संदर्भ में बताना है कौन सा विकल्प सही है भारत के मरुस्थल के बारे में। इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का भाग था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ की नदियां अल्पकालिक और अंतःस्थलीय होती हैं। ठीक है, जैसे नदियां वर्षा काल में कुछ समय के लिए सतह पर दिखाई देंगी, उसके बाद यह विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाने की स्थापना सबसे पहले की गई थी? कुल्टी पश्चिम बंगाल, साकची झारखंड, भद्रावती कर्नाटक, बर्नपुर पश्चिम बंगाल। किसका जो है सबसे पहले स्थापना किया गया था किस लौह इस्पात संयंत्र का? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका ये हो जाएगा कुल्टी पश्चिम बंगाल। ठीक है, कुल्टी पश्चिम बंगाल का स्थापना सबसे पहले किया गया था। कुल्टी पश्चिम बंगाल इसका स्थापना कब किया गया था? देखिए अगर इसकी हम बात करें तो 1874 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 1874 में। और बड़े पैमाने पर भारत का जो पहला कारखाना है 1907 जमशेदपुर टाटा मतलब झारखंड जो साकची नामक स्थान है वहाँ पे किया गया था 1907 में। ठीक, और भारतीय लौह इस्पात कारखाना का स्थापना कब किया गया था? इसकी अगर हम बात करें भारतीय लौह इस्पात कारखाना का स्थापना 1918 में किया गया था पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर। ठीक है, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स की स्थापना 1923 में किया गया था कर्नाटक के भद्रावती में। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल का स्थापना 1937 में बर्नपुर में किया गया था जो कि पश्चिम बंगाल में है। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना 1955 में सोवियत संघ अर्थात जो आपका रूस है उसके सहयोग से किया गया था।
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला है, जर्मनी की सहायता से इसका स्थापना किया गया था 1955 में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, उसका स्थापना 1956 में हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना 1968 में किया गया था रूस के सहयोग से। ठीक है, तो ये सभी जो आपके लौह इस्पात केंद्र हैं किसके सहयोग से स्थापना किया गया था, कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है? कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह हिमालय के अंतर्गत आता है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रे की बात करें, बुर्जिला दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो यह जो है आपका पीओके और जम्मू कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ठीक है, बुर्जिला दर्रा। ठीक, पीर पंजाल दर्रे की बात करें, जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह जो है यह दर्रा कुलगांव से कोठी हेतु एक मार्ग उपलब्ध कराता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह श्रीनगर को कारगिल अर्थात लेह से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है? भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान में। और भारत की बात करें तो 95% से अधिक जो कोयला है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में देखिए, यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है और इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात की जा रही है। बताइए कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जब बी हो जाएगा। जब भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इन्हें मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा थोड़ी होती है। देखिए उष्णकटिबंधीय जो वन है, भारत में जो वन पाए जाते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जहाँ पाए जाते हैं यहाँ पे वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है और पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं यहाँ पे वर्षा की मात्रा 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। देखिए जो नदियां अरब सागर की ओर आती हैं यह एस्चुअरी से होकर के बहती हैं, भ्रंश घाटी से, और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कृष्णा हो गई, गोदावरी, ठीक है, कावेरी और आपका जो है महानदी, ये सब जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं जो पश्चिम बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। ठीक, तो सही आंसर डी हो जाएगा। मध्य अटलांटिक के कटक को ग्रीनलैंड के दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? टेलीग्राफिक पठार, चैलेंजर कटक, डॉल्फिन कटक या फिर थॉमसन कटक। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये है, इसे टेलीग्राफिक कटक या टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है जो अटलांटिक महासागर है यह यस अक्षर के समान है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 14,400 किलोमीटर की लंबाई में मुख्य रूप से जो अटलांटिक महासागर यह फैला हुआ है। भूमध्य रेखा के उत्तर इस कटक को डॉल्फिन उभार और दक्षिण में चैलेंजर उभार के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में इस कटक को विबिल थॉमसन कटक कहते हैं। ग्रीनलैंड के दक्षिण में जो कटक पाया जाता है इसे टेलीग्राफिक पठार या टेलीग्राफिक कटक कहा जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इस कटक की जो शाखा है न्यू फाउंडलैंड उभार या न्यू फाउंडलैंड तट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये सभी अटलांटिक महासागर में स्थित एक्टिविटियां, तो याद रखिएगा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति में सहायक है? दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति के लिए जो सहायक बल है उनकी बात की जाए। दाब प्रवणता ये सहायक है बिल्कुल, घर्षण बल, कोरियोलिस प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण बल, इन सभी वजहों से क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति होती है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। पर्वतीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पवनामुखी ढाल पर सबसे अधिक व पवना विमुखी ढाल पर न्यूनतम होती है। निम्न अक्षांशों में इसकी मात्रा न्यून होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ठीक है, निम्न अक्षांशों में इसकी मात्रा न्यूनतम होती है, गलत है। देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर
घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर यह जो सर्वाधिक, धरातल पर इसका जो प्रभाव है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है और समुद्री सतह पर इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। ठीक, दूसरा गलत है क्योंकि पर्वतीय अवरोध के रहते हुए पर्वतीय वर्षा किसी भी मौसम में हो सकती है। वर्षा प्रकारों की अपेक्षा यह वर्षा दीर्घकालीन और अधिक विस्तृत होती है। निम्न अक्षांश जो होते हैं वहाँ पे पर्वतीय वर्षा की मात्रा अधिक नमी के कारण अधिक होती है। ठंडे प्रदेशों की ओर घटती जाती है क्योंकि वायु के मूलतः ठंडा होने के कारण जो निरपेक्ष आर्द्रता है वह कम हो जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ए सही है, दूसरा गलत है। जाम्बेजी नदी द्वारा निर्मित विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पठारी प्रपात, सोपानी प्रपात, उत्थान निर्मित प्रपात या फिर भ्रंश प्रपात? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भ्रंश प्रपात का उदाहरण है। ठीक है, यह एक भ्रंश प्रपात का उदाहरण है। भ्रंश प्रपात की बात करें, नदी के मार्ग में भ्रंशन की क्रिया होने से जब कठोर और प्रतिरोधी चट्टानों का भाग नदी के ऊपर रह जाता है तब अपेक्षाकृत कम कठोर चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है और कागार भ्रंश के सहारे नदी का जल कठोर चट्टान से होकर के ऊंचाई से निचली कम कठोर चट्टान पर गिरने लगता है, जिसके फलस्वरूप एक प्रपात का निर्माण होता है, जिसे जो आपका भ्रंश प्रपात है इसके नाम से जाना जाता है। और जो जाम्बेजी नदी है यह आपका विक्टोरिया प्रपात भ्रंश प्रपात का उदाहरण है। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर टी हो जाएगा। सागरी लवणता के बारे में देखिए, अधिक लवणता युक्त सागर देरी से जमता है। ध्रुवों के चतुर्थी के क्षेत्रों में अधिक लवणता क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और बात करें अगर ऑप्शन दो की, देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं लवणता की मात्रा में कमी आती जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या कह रहा है कि ध्रुवों के चतुर्दिक क्षेत्रों में अधिक लवणता पाई जाती है, आपका गलत है। ठीक, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है और लवणता को परमोल के अनुपात में मापा जाता है। 1% बराबर होता है 100 परमोल और परमोल को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? 38वीं डिग्री समानांतर रेखा जो है यह उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, बाकी यानी जो समानांतर रेखाएं हैं उनकी हम बात करें तो 17 डिग्री या 17वीं समानांतर रेखा जो है वियतनाम को, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। 20वीं समानांतर रेखा सूडान को लीबिया से अलग करती है। 22वीं समानांतर रेखा सूडान को मिस्र से अलग करती है। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, जिसे भारत मान्यता नहीं देता है। 31वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान के बीच में है। 21वीं समानांतर रेखा 31वीं इराक और ईरान के बीच में है। 35वीं समानांतर रेखा उत्तरी कैरोलिना राज्य और जॉर्जिया राज्य जो टेनेंसी राज्य है उसके बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका को कनाडा से अलग करता है। तो यह इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ से बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पतन सीन नदी के तट पर स्थित है? हनोवर, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग या फिर मर्सुलिज? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। जो आपका मर्सुलिज बंदरगाह है जो पतन है यह सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सीन नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी सही है। हनोवर पतन की बात करें, यह वेजर नदी के तट पर स्थित है। हनोवर यह वेजर नदी के तट पर है, वेजर नदी के तट पर स्थित है। फ्रैंकफर्ट या ओडर नदी के तट पे है, फ्रैंकफर्ट है ओडर नदी के तट पे। और हैम्बर्ग जो कि आपके जर्मनी में स्थित है। हैम्बर्ग कहाँ पे है? देखिए हैम्बर्ग की अगर हम बात करें जर्मनी में स्थित है। ठीक है, और बाकी हनोवर वेजर नदी, फ्रैंकफर्ट ओडर नदी, मर्सुलिज जो है या सीन नदी, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पूछा है सीन नदी के तट पे कौन है तो आपका मर्सुलिज हो जाएगा। कनारी जलधारा के बारे में देखिए, यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है और व्यापारी पवनें इसकी उत्पत्ति में सहायता करते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कुछ मत्स्य ग्रहण क्षेत्र दिए गए और अवस्थिति। डागर बैंक कहाँ पे स्थित है? बात करिएगा डागर बैंक की, डागर बैंक जो है यह स्थित है आपके, डागर बैंक स्थित है उत्तरी सागर में।
डागर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा बैंक है जो मुख्य रूप से मछली उत्पादक क्षेत्र है। रीड बैंक की बात करें, रीड बैंक कहाँ पे है? रीड बैंक है आपके दक्षिण चीन सागर में रीड बैंक स्थित है। ग्रेट फिशर बैंक की बात करें अगर तो यह आपके डेनमार्क में स्थित है और ग्रैंड बैंक है न्यू फाउंडलैंड के पास। इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 3 2 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, रीड बैंक दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ग्रेट फिशर बैंक डेनमार्क के दक्षिणी तट पर स्थित है और ग्रैंड बैंक जो है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, जो अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर अवस्थित आपका न्यू फाउंडलैंड वाला क्षेत्र है वहां पे स्थित है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। स्टैलेक्टाइट स्थल रूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस गतिशील शक्ति द्वारा होता है? भूमिगत जल, पवन, हिमनद या फिर सागरीय जल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर वो आपका ये हो जाएगा, यह भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। ठीक है, देखिए आपका मान लीजिए ये पहाड़ी कोई क्षेत्र हो गया, या नीचे कोई गुफा है, यहाँ से पानी रिस कर ऐसे चूता है। ठीक है, ऐसे रिस रहा है और जहाँ पे यह पानी टपकता है वहाँ पे धीरे धीरे पानी टपकते टपकते जम के ये ऐसी संरचना का निर्माण हो जाता है, ऐसी संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और खास करके जो आंतरिक गुफाएं हैं वहाँ आपको ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेगी, खास करके मूवी वगैरह, खास करके हॉलीवुड की मूवी आप देखेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है स्टेलेक्टाइट, इसको स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। और ये जो है इसको कहा जाता है स्टेलैग्माइट। ठीक है, तो ऊपर जो टपकता हुआ, ऊपर जो लटका हुआ क्षेत्र है उसको स्टेलेक्टाइट कहा जाता है और नीचे जो संरचना का निर्माण होता है उसे स्टेलैग्माइट कहा जाता है और ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यूरोप के निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्लोवाकिया, हंगरी, सार्बिया और कोसोवो। इसको जो है आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में। देखिए इसका जो सही आंसर आपका आ जाएगा, सबसे पहले स्लोवाकिया, उसके बाद हंगरी है, ठीक है, फिर है सार्बिया, फिर आपका कोसोवो। सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन एक गर्म जल धारा नहीं है? कनारी, अगुलहास, अलास्का या फिर क्यूरोशिगो? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? अर्थात इसमें बताना है कौन सा इसमें से एक गर्म जल धारा नहीं है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर आपका ये हो जाएगा कनारी, यह ठंडी जल धारा है, कनारी ठंडी जल धारा है। ठीक है, बाकी जो आपके अलास्का, अगुलहास और क्यूरोशिगो ये सभी जो है ये सभी जो है आपकी गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है, ये सभी गर्म जल धाराएं हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पछुआ पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लवणता में वृद्धि करती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं घटित होती हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। जेट धराओं का पथ क्षोभ सीमा के निकट होता है। यह परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर तापमान में वृद्धि करते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का चयन करना है कूट के हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पहला और तीसरा। क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें, सभी मौसम संबंधी जो घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है, बात बिल्कुल ठीक है। जेट धाराओं का पथ क्षोभ सीमा के निकट होता है, ये बात आपका जो है ठीक हो जाएगा। यहाँ परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर तापमान में वृद्धि करता है। यह परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर तापमान में वृद्धि करता है, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। इसकी ऊंचाई क्षोभ सीमा की ऊंचाई ध्रुवों पर सबसे कम और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, जिसके पीछे रीजन क्या है? जो संवहनी हवाएं चलती हैं, यह आपके जो विषुवत रेखा पर अधिक संवहनी धाराएं देखने को मिलती हैं जो क्षोभ सीमा को ऊपर ले जाती हैं। ठीक है, लगभग यहाँ पे 15 से 18 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ठीक, और जो आपका ध्रुवों पर है या 8 से 10 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है। ठीक, ध्रुवों पर कम पाई जाती है। और बाकी जो ये कह रहा है कि परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर तापमान में वृद्धि करता है, ये देखिए समताप मंडल में ओजोन परत परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके तापमान में वृद्धि करता है। ठीक, ओजोन परत जो कि एक अदृश्य ढाल की तरह कार्य करता है और सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरण है उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है, जो मुख्य रूप से चर्म रोग के लिए उत्तरदायी हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा, चर्म कैंसर जो होता है उसी वजह से। ठीक, निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत कौन इसमें से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? सतपुड़ा, सियरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर एटलस? कौन इसमें से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एटलस।
एटलस जो है आपका ब्लॉक पर्वत नहीं है, ठीक है, एटलस ब्लॉक पर्वत नहीं है। एटलस की अगर हम बात करें, एटलस वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का। और वलित पर्वत के उदाहरणों की अगर हम बात करें, वलित पर्वत के उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे आपका एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, ठीक है, एटलस हो गया, उसके साथ साथ आपका हिमालय हो गया, ये सभी जो है नवीन वलित पर्वत हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सतपुड़ा, सियरा नेवाद और ब्लैक फॉरेस्ट ये सभी क्या है, सभी वलित पर्वत हैं, ये सभी वलित पर्वत हैं, सॉरी ये सभी ब्लॉक पर्वत हैं, ये ब्लॉक पर्वत हैं। बाकी एटलस ये क्या है, ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। यह जो है आपका नवीन वलित पर्वत का उदाहरण तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आल्पस पर्वत से होता है, गैरोन, रॉन, लॉयर या फिर डॉन। किस नदी का उद्गम होता है, यहाँ से रॉन नदी का उद्गम होता है, ठीक है। रॉन या जिसे राइन नदी भी कहा जाता है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। रॉन नदी को ही राइन नदी के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रॉन कोई ऐसी दूसरी नदी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मेघ चक्रवातों के आगमन के पूर्व सूचक होते हैं, पच्छाव मेघ, पच्छास्तरी मेघ, कपासी मेघ या फिर वर्षा स्तरी मेघ। कौन चक्रवातों के आगमन के सूचक होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा जो पच्छावी मेघ होते हैं, ये चक्रवातों के आगमन के सूचक होते हैं। चक्रवात आने के पहले आकाश में यही बादल छा जाते हैं, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। जेट स्ट्रीम के बारे में देखिए, यह समताप मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 20 अक्षांशों से लेकर के ध्रुवों के बीच में होता है और यह मौसमी परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। यह मौसम से अप्रभावित थोड़ी रहता है, मौसमों का प्रभाव इस पर जो है देखने को मिलता है, ठीक है, देखने को मिलता है, तो सही आंसर इसका जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ लौह इस्पात संयंत्र दिए गए और केंद्र दिया गया, उससे आपको सम्मिलित करना है। सूती वस्त्र के लिए कौन सा केंद्र इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो आपका मैनचेस्टर है, जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए फेमस है। लौह इस्पात के लिए यावाटा है, लौह इस्पात के लिए यावाटा। और कागज उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध आपका ओटावा है। तेल शोधनशाला के लिए मार्कैबो। इसका जो सही आंसर हो आपका सी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, ठीक है। यावाटा जो आपका लौह इस्पात के लिए फेमस है, कहाँ पे, या जापान में है, जापान में है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो मैनचेस्टर है, यह कहाँ पे, बात करें अगर मैनचेस्टर की तो ये आपके इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है मैनचेस्टर, ठीक। और जो आपका कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये यावाटा, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका ओटावा। ओटावा कहाँ पे है, ओटावा है कनाडा में, ओटावा कनाडा में है। तेल शोधनशाला जो मार्कैबो है, यह कहाँ पे है, ये आपके वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है, कौन जो है काला सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता, तुर्की, बुल्गारिया, सार्बिया या फिर यूक्रेन। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सार्बिया की सीमा काला सागर से नहीं लगती है, ठीक है। काला सागर जिसे कृष्ण सागर भी कहा जाता है, यह जो है यूरोप, कॉकेसस, अनातोलिया के प्रायद्वीपीय तुर्की से घिरा हुआ है। अटलांटिक या फिर अंध महासागर या भूमध्य और एजियन सागर तक विभिन्न जलमर्मध्यों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। काला सागर पश्चिमी बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस, यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की से अपनी सीमा साझा करता है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के बारे में देखिए, इसका आयोजन 5 और 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया था। इसका मुख्य अतिथि भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक थे और इसका विषय था मध्यम मार्ग संतुलन में जीवन की पूर्णता। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। पहला आपका सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य था एशिया भर में बौद्ध नेताओं, विद्वानों को एक साथ लाना, बौद्ध समुदाय जो है उनको एकत्र करके जो बौद्ध धर्म है उसके विस्तार विकास को, उसके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और मुख्य अतिथि के रूप में जो है जो बौद्ध परिसंघ के जो अन्य देशों के मतलब लीडर हैं, ठीक है, उनको आमंत्रित किया गया था, ठीक। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इसका जो मुख्य उद्देश्य था विभिन्न बौद्ध परंपराओं, प्रथाओं और मान्यताओं के बीच एक सामान्य संबंध को खोजना, ठीक। और एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, यह इसकी थीम थी, याद रखिएगा, सही आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। 129वां
संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध है एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दस्ता में इसका गठन किया गया था इस पर सुझाव देने के लिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सही आंसर भी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य में सूचना का अधिकार संग्रहालय स्थापित किया गया है? सूचना का अधिकार संग्रहालय राजस्थान में स्थापित किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभ्यास रीप्रेक्स 24 अभ्यास रीप्रेक्स 24 के संदर्भ में देखिए इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पारादीप उड़ीसा में किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य है समुद्री डकैती। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री डकैती से निपटने में समन्वय को बढ़ावा देना। इस अभ्यास का उद्घाटन सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन ने किया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, देखिए अभ्यास रीप्रेक्स 24 का मुख्य उद्देश्य था तेल रिसाव और अन्य समुद्री प्रदूषण की घटनाओं का जवाब देने में विभिन्न जो हितधारक हैं उनके बीच एक समन्वय तैयार करना। और इसका जो उद्घाटन है सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन के द्वारा किया गया था। ठीक है, सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन के द्वारा किया गया था। राम कलावन इस अभ्यास का उद्घाटन सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन ने किया था। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम बात करें यह जो है इसमें भारत और अन्य जो INS तीर प्रतिभाग किए थे और इसका जो उद्घाटन किया गया था यह देखिए आपका सही है, ये वाला भी सही है। ठीक है, इसमें गलत दिया है यार। इसका जो उद्घाटन है सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन के द्वारा किया गया, बात बिल्कुल ठीक है। पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएगा, इसमें से कोई विकल्प सही नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। इसका उद्देश्य मुख्य जो तेल रिसाव है इसकी समस्या को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है, और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन ने इसका उद्घाटन किया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पहला और तीसरा होना चाहिए। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात की है? किसके द्वारा लगाया गया है प्रतिबंध? ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाया गया, ऑप्शन डी। सुर्खियों में रहा इगास पर्व, सुर्खियों में रहा इगास पर्व के बारे में देखिए। यह प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे दीपावली से 10 दिन पूर्व मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह पर्व दिवाली के 11 दिन बाद उत्तराखंड में मनाया जाता है। इगा शब्द उत्तराखंड में सांस्कृतिक गौरव और पौराणिक श्रद्धा से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो इसे दीपावली से 10 दिन पूर्व नहीं बल्कि दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। निम्नलिखित में से किस झील में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है? किस झील में यह घटना देखने को मिली थी? यह अगर घटना की बात करें तो राजस्थान का जो सांभर झील है यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना के लिए उनको दिया गया था? समंथा हार्वे को जो दिया गया था बुकर पुरस्कार उनकी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए दिया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, ऑर्बिटल के लिए। बोलोंगोंग विश्वविद्यालय के बारे में देखिए, इस विश्वविद्यालय का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। भारत में इसका परिसर गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में कुशल फिनटेक पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इस विश्वविद्यालय का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इस विश्वविद्यालय जो आपका बोलोंगोंग विश्वविद्यालय है या कहाँ का विश्वविद्यालय है? या ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। ठीक है, जो गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोलेगा। ठीक, तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। भारतीय शटलर PV सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था, यह बताना है। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था लखनऊ में किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। तो याद रखिएगा दिसंबर 2024 में। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? कश्मीर घाटी यह स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी की बात करें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है। यह एक ठंडा मरुस्थल है
बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी डल झील भी स्थित है। इसके साथ साथ बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जासकर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख की श्रेणी में खारदुंगला जैसे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो भी स्थित हैं। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। काली मृदा के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसकी पारगम्यता बहुत कम होती है। यह लंबी अवधि तक नमी बनाए रखने में सक्षम होती है। यह फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थों से समृद्ध होती है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना और वो आपका डी हो जाएगा। यह फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों से समृद्ध नहीं बल्कि इनकी कमी पाई जाती है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अभी देखिए पहले या दूसरे क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा अनाईमुड़ी। या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अनाईमुड़ी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। शीत ऋतु के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून या फिर स्थानीय वायु परिसंचरण। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र मुख्य रूप से कोरमंडल वाले क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। कर्णप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? किन नदियों के संगम पर स्थित है कर्णप्रयाग? कर्णप्रयाग की अगर हम बात करें, कर्णप्रयाग जो है यह अलकनंदा और पिंडार के संगम पर स्थित है कर्णप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और प्रयाग के संगम पर आपका कर्णप्रयाग स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी की बात करें, अलक देवप्रयाग जो है भागीरथी देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है कौन? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन स्थित है? अलकनंदा की जो अगर हम बात करें तो यह जो है विष्णु प्रयाग यहाँ पे स्थित है। ठीक, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और जो आपके धौली गंगा है, अलकनंदा की जो सहायक नदी हैं उनमें कर्णप्रयाग है, जबकि मंदाकिनी काली गंगा इसके रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपका देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी के संगम पर, इस बात बिल्कुल ठीक है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ से होता है और देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर आपका ये रुद्रप्रयाग है। ठीक है, रुद्रप्रयाग है। ठीक, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ठीक है, अलकनंदा पिंडार के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है? कर्णप्रयाग का पूछा है, वो आपका सी हो जाएगा, अलकनंदा और पिंडार। निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लोकटक झील। या लैगून नहीं है। ठीक है, लोकटक झील लैगून नहीं, बाकी बेम्बानट, पुलिकट और चिलिका ये सभी जो है लैगून झील है। अरुणाचल हिमालय में निवास करने वाली निम्नलिखित जनजातियों को उनके आदिवास के अनुसार पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना, आबोर, मोनपा, नागा और मिसमी, इन सभी जो जनजातियां हैं इन सभी जनजातियों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है। लेकिन इनकी बात करें, पश्चिम सबसे पश्चिम में है आपकी मोनपा जनजाति। मोनपा जनजाति सबसे पश्चिम में है, फिर आबोर जनजाति है, उसके बाद है मिसमी, फिर है नागा। इसका जो सही आंसर हो आपका डी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी। हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में दुआर स्थलाकृति पाई जाती है? दुआर कहाँ पे पाई जाती है? देखिए दुआर की अगर हम बात करें, दुआर स्थलाकृति जो है यह सिक्किम हिमालय में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अलीपुर दुआर। ठीक है, बाकी जो दून है या उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड वाले क्षेत्र में देहरादून, कोटली दून, चंबी दून। ठीक है, ये सभी बात दुआर वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर पूर्व राज्य में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, और वो भी मुख्य रूप से सिक्किम वाले क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी है? सुबनसिरी, मानस, कामेंग, धनसिरी और बूढ़ी दिहांग। फूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 2 और 4, धनसिरी और जो आपकी बूढ़ी दिहांग है यह ब्रह्मपुत्रा की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। कालीवेली लैगून झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कालीवेली लैगून झील कहाँ पे है? कालीवेली झील की अगर हम बात करें, यह स्थित है कहाँ? यह स्थित है आपके तमिलनाडु में। कालीवेली झील है तमिलनाडु में, कालीवेली झील तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कुछ इसमें आपके झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि दिया गया है, और किस राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है उससे सुमिलित करना है
केरल में इसे पूनम के नाम से जाना जाता है। वीवर इसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है। गुजरात में इसे कहा जाता है बीरा और उड़ीसा में कहा जाता है इसे पोडू। बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है, कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा 1 2 4, तीसरा गलत है। गुजरात में इसे बीरा नहीं कहा जाता है, ठीक है, गुजरात में इसे बीरा नहीं कहा जाता है। बाकी पूनम केरल में इसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बीबर दहिया, उड़ीसा में इसे पोडू कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। करेवा संरचना के बारे में देखिए, यह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की विशेषता है। इसका निर्माण झीलों में एकत्रित हुए निक्षेप और मौसादों से हुआ है। यह जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। यह हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नहीं जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, ठीक, सही आंसर इसका भी है। भूड़ भूमि के बारे में देखिए, यह गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यह अनावरण के कारण मिट्टी मुलायम होती है और इसमें बालू का अंश कम पाया जाता है। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, यह गंगा और रामगंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दिया है, सही आंसर का चयन करना है। कुल्लू घाटी में शीतकाल में अत्यधिक हिमपात होता है। शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ से आर्द्रताधारी पवन आती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर है, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। दक्षिण भारत में स्थित सेनकोट्टा दर्रा निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है। दक्षिण भारत में सेनकोट्टा दर्रा किन के बीच में स्थित है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यह कार्डेमम और नागरकोइल के बीच में स्थित है सेनकोट्टा दर्रा। कार्डेमम और नागरकोइल के बीच में सेनकोट्टा दर्रा स्थित है। विष्ट दोआब क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है। विष्ट दोआब स्थित है ब्यास और सतलज के बीच में। ब्यास और सतलज के बीच में विष्ट दोआब स्थित है, ठीक है। विष्ट दोआब की बात करें तो यह ब्यास और सतलज के बीच में स्थित है, ठीक है। और ब्यास रावी के बीच में, ब्यास रावी के बीच में कौन सा दोआब स्थित है, इसके बीच में स्थित है बारी दोआब, ठीक है। रावी और चेनाब के बीच में कौन दोआब है, रावी चेनाब के बीच में रचना दोआब है, रचना दोआब है। चेनाब और झेलम के बीच में कौन दोआब है, चेनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। उमियम झील किस राज्य में स्थित है। उमियम झील जो है यह मेघालय में है, ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय में स्थित है उमियम झील। निम्नलिखित में से कौन से प्रयास मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकता है। सीढ़ीदार कृषि, बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण, शुष्क कृषि को बढ़ावा, बाढ़ नियंत्रण। कौन सा विकल्प इसका सही है, पूर्व के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और वो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, थ्रॉडबेलगोला यह आपके कैमूर श्रेणी में स्थित है। हेमकुंड साहिब है विंध्य श्रेणी में। माउंट आबू है अरावली में और चरारे शरीफ है शिवालिक श्रेणी में। कौन सा विकल्प सही है, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, सी। देखिए थ्रॉडबेलगोला जो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति स्थित है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक की दो पहाड़ियों चंद्रगिरी और विंध्यगिरी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, अंतर्गत आता है। चंद्रगिरी में अन्य जो सन्यासी संत हैं इनको समर्पित अन्य स्मारकों का भी निर्माण किया गया। तो यह कैमूर नहीं बल्कि कहाँ पे स्थित है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी चंद्रगिरी के बीच, चंद्रगिरी पहाड़ी के पास देखने को मिलेगा, चंद्रगिरी पहाड़ी के पास, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हेमकुंड साहिब की बात करें, हेमकुंड साहिब सिख धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है। तो यह कहाँ पे आपके शिवालिक पर्वतमाला में देखने को मिलेगा, शिवालिक पर्वतमाला में। माउंट आबू, माउंट आबू की अगर हम बात करें तो माउंट आबू जो है आपके अरावली पर्वत वाले क्षेत्र में देखने में बात बिल्कुल ठीक, अरावली रेंज में जो गुरु शिखर पर्वत है वहां पे देखने को मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चरारे शरीफ की बात करें, चरारे शरीफ यह इसे नूर उद्दीन नूरारी को यह समर्पित आपका एक दरगाह है और यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर के बड़गाल जिले में स्थित है और मुस्लिम धर्म तीर्थंकरों का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। और यह जो है कश्मीर हिमालय रेंज में देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर रेंज में, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत के तटीय मैदानों के बारे में देखिए, पूर्वी तट का निर्माण अवतलन जबकि पश्चिमी तट का निर्माण उभार के कारण हुआ है। पूर्वी तट के विपरीत पश्चिमी तट में डेल्टा का अभाव है। पूर्वी तट की संरचना प्राकृतिक बंदरगाह हेतु अधिक उपयुक्त है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़ी और उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है। कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाकी विकल्प सही है, बी इसका सही हो जाएगा, बाकी गलत है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें भारत की तट रेखा ये बहुत लंबी है, ठीक, जहाँ पे सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर जो तटीय मैदान है इनको दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान।
जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यह जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। और यह पौराणिक शहर द्वारका, जो कि इसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी के नीचे डूब गया है, जिसके वर्तमान हाल ही में कुछ इसके साक्ष्य भी पाए गए हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि यहाँ प्राचीन काल में द्वारिका जो नगरी है वो अस्तित्व में थी, उसका अस्तित्व था। ठीक है। प्राथमिक भूकंप तरंगे किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं। प्राथमिक भूकंपी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आरेख की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम क्रम है? पूर्व से पश्चिम क्रम है, या कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम क्रम में इनको लगाना है। इसमें आ जाएगा आपका ओंटेरियो, यूरान, मिशिगन और सुपीरियर। ऑप्शन बी, ओंटेरियो, यूरान, मिशिगन, सुपीरियर, बी। डेल्टा के संदर्भ में देखिए, जलीय अवसादों के निक्षेपण के क्रम में महीन कण स्थल के पास तथा बड़े कण सागर की ओर जमा होते हैं। सागरी लहरों की सक्रियता वाले क्षेत्रों में डेल्टा का तीव्र विस्तार होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, डेल्टा की अगर हम बात करें, डेल्टा की जो संरचना है, यह निक्षेपण की एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार डेल्टा का निर्माण होता है। महीन कण जो होते हैं वो सागर की ओर होते हैं। जैसे जैसे सागर की ओर बढ़ते जाते हैं, बारीक कण की अधिकता बढ़ती जाती है, और यहाँ तक कि अधिक दूर जाने पर महीन कण जल पर ही तैरने लगते हैं। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। और बात करें दूसरे ऑप्शन की, डेल्टा के विस्तार पर सागरी लहरों का भी पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ पर लहरें अधिक सक्रिय होती हैं, वहाँ पर डेल्टा का अधिकांश मलबा लहरों द्वारा बहा कर लिया जाता है, और डेल्टा का विस्तार मंद गति से होता है, और ये लहरें डेल्टा के आकार को भी प्रभावित करती हैं। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पतन है, या बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम पतन का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक। तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, लोहा एवं अमोनियम युक्त दोमट मिट्टी, गर्म एवं नम जलवायु। यह किस मृदा की आवश्यक, या कह सकते हैं कि किस फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। रबड़ के लिए यह जो है तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। और मृदा के लिए लोहा और अमोनिया युक्त दोमट मिट्टी आवश्यक होती है। गर्म और नम जलवायु आवश्यक होता है किसके? रबड़ उत्पादन के लिए, भी हो जाएगा। अवसादी चट्टानों के बारे में देखिए, यह पृथ्वी के स्थलमंडल के लगभग 3/4 भाग पर विस्तृत है। जल अवसादों के जमाव के लिए अनुपयुक्त परिस्थिति प्रदान करता है, अतः जल के नीचे अवसादी चट्टानों का निर्माण नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। जल अवसादों के जमाव के लिए अनुपयुक्त परिस्थिति प्रदान करता है, जल के नीचे अवसादी चट्टानों का निर्माण नहीं होता, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा। जल जो है यह अवसादी जमाव के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करता है, और ज्यादातर जो अवसादी चट्टानें हैं इनका निर्माण जल के नीचे ही होता है। तो दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देश काकेशस राज्य में शामिल नहीं है? जॉर्जिया, लातविया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। लातविया इसमें शामिल नहीं है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ये सभी जो है कॉकेशस देश के अंतर्गत आते हैं। बुशमैन जनजाति सहारा मरुस्थल में निवास करती है। यूकागिर साइबेरिया में, बोरा अमेजन बेसिन और खिरगिज मध्य एशिया में। इनमें से बताना है कितने विकल्प सही सुमेलित हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुशमैन जनजाति की बात करें, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। और जो आपका यूकागिर जनजाति की बात करें, उत्तर पूर्व साइबेरिया के बर्फुयास और सैंटोनवाई पर्वत के मध्य में मुख्य रूप से यूकागिर जनजाति पाई जाती है, और यह मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है, जो मुख्य रूप से शिकारी प्रवृत्ति की जनजातियां हैं। बोरा जनजाति जो है यह अमेजन बेसिन में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है, जो पश्चिमी अमेजन के वनों में मुख्य रूप से पाई जाती है, और यह रेड इंडियन लोगों का उपसमूह है। खिरगिज जनजाति जो है यह कहाँ पाई जाती है? खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में बसने वाली एक तुर्की भाषा की जनजाति है। ठीक, ठीक है। और तो यूकागिर जनजाति साइबेरिया में निवास करती है, बोरा जनजाति अमेजन बेसिन में, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में। ये बात बिल्कुल ठीक है। बुशमैन या सहारा मरुस्थल नहीं, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है ना, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजातियां पाई जाती है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। बाकी विकल्प बाकी जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। महासागरी तरंगे सुनामी के बारे में देखिए, इनका जो प्राथमिक कारण है भूकंप एवं ज्वालामुखी से महासागरी धरातल में उत्पन्न हलचल है। इनकी गति गहरे समुद्र में अधिक और उथले समुद्र में कम होती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है।
इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। महासागरीय तरंगे सुनामी, इनकी गति गहरे समुद्र में अधिक एवं उथले समुद्र में कम होती है, ये आपका गलत है। और गलत क्यों है? देखिए अगर हम बात करें महासागर में जल तरंग की जो गति है जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में सबसे अधिक देखने को मिलती है, गहरे समुद्र में कम होती है। इसी के फलस्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में यह तरंगे ज़्यादा प्रभावी होते हैं और व्यापक नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो सही आंसर ए हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें सम्मिलित है? यूकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। डोवर जल संधि है इंग्लैंड फ्रांस के बीच में। ओ टोरंटो जल संधि इटली सिसिली और जिब्राल्टर स्पेन मोरक्को। कौन सा विकल्प सही है? कितने विकल्प सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यूकाटन जल संधि की अगर हम बात करें तो यह मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। डोवर जल संधि यह इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, ठीक है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, ठीक। और जो आपका ओ टोरंटो जल संधि है यह ओ टोरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है और अल्बानिया से इटली को अलग करता है, ठीक है, अल्बानिया से इटली को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और स्पेन को अफ्रीकी देश मोरक्को से अलग करता है, ठीक है। तो जो आपका तीसरा है ओ टोरंटो या इटली सिसिली, ये गलत है। ओ टोरंटो की बात करें तो यह अल्बानिया से इटली को अलग करता है, ठीक। अल्बानिया से, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल सबसे अधिक प्रभावी होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय, भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं, तो बात बिल्कुल ठीक है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल सबसे अधिक प्रभावित, ये गलत है। कोरियोलिस बल का प्रभाव भूमध्य रेखा पर ना के बराबर या जीरो होता है, ठीक। तो सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सीरिया के साथ सीमा नहीं बनाता है? तुर्की, इराक, ईरान या फिर लेबनान। किसकी सीमा सीरिया के साथ नहीं लगती है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ईरान की सीमा सीरिया के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है? फ्रांस और स्पेन के बीच में आल्प्स, वॉसेजेस, पिरेनीज या फिर जूरा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर में है? डायमेंटिना, अल्यूशियन, सैंडविच या फिर अमीराते। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, सैंडविच गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। सैंडविच गर्त है अटलांटिक महासागर में स्थित है। अल्यूशियन गर्त प्रशांत महासागर में है। डायमेंटिना गर्त हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बेसिन में स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। डोल्ड्रम वाले क्षेत्र को देखिए, जो शांत कटिबंध डोल्ड्रम होता है इसकी विशेषताएं क्या है? यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। 10 उत्तरी एवं 10 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं की अनुपस्थिति होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? सही आंसर ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही तीसरा गलत है। ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं की अनुपस्थिति होती है, गलत है। ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं यहाँ पर तीव्र गति से चलती हैं, ठीक है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। जलवाष्प के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। यह वायुमंडल को न अधिक गर्म होने देती है न अधिक ठंडा। या उष्ण कटिबंधीय उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में वायु का 4% तक हो सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, कोई विकल्प गलत नहीं है, सब सही है। निम्नलिखित में से कौन गिरिपद पठार है? कौन सा पठार गिरिपद पठार का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पैटागोनिया का जो पठार है यह गिरिपदीय पठार का उदाहरण है, ठीक है। कुछ औद्योगिक क्षेत्र और देश दिया है। लीपजिंग है जर्मनी में, कम्बरलैंड अमेरिका में है, एंटवर्प कनाडा में है और हैमिल्टन है बेल्जियम में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। लीपजिंग की बात करें तो जर्मनी में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें लिंगनाइट अर्थात भूरे कोयला का व्यापक भंडार पाया जाता है और यह शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और परिवहन जंक्शन के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक। कम्बरलैंड की बात करें, कम्बरलैंड मेरीलैंड या अमेरिका का एक नगर है, पोटोमैक नदी पर स्थित है, ठीक है। कम्बरलैंड जो है पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है और इसके साथ साथ इस नगर को ऐतिहासिक रूप से क्वीन सिटी के नाम से जाना जाता है। जो कम्बरलैंड और मेरीलैंड है इनको क्वीन सिटी के नाम से जाना जाता है। एंटवर्प की बात करें, एंटवर्प जो है बेल्जियम में है। एंटवर्प कहाँ पे है? बेल्जियम में है। और हैमिल्टन जो है कनाडा में है। तो यही दोनों गलत है।
पहला दूसरा सही है, ए बी। सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्यताप की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता पर निर्भर करती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आरे की सही व्याख्या नहीं करता है। सौर विकिरण जो है जो धरातल पर पहुंचता है वो लघु तरंग के रूप में पहुंचते, बात बिल्कुल ठीक है। और सूर्यताप की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता पर निर्भर करती है, बात भी बिल्कुल सही है। जैसे अगर आकाश में बादल छाया हुआ है, काले बादल छाए हुए हैं, तो पृथ्वी पे जो मतलब सूर्यताप की मात्रा है जो प्राप्ति का वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वायुमंडल की पारगम्यता बिल्कुल निर्धारित करती है कि अगर वायुमंडल स्वच्छ है, आकाश मतलब स्वच्छ साफ आकाश है, तो जो सौर विकिरण है या जो सौर ऊर्जा है वो अधिक प्राप्त होगा, और अगर बादल हैं तो कम प्राप्त होगा, ठीक। तो दोनों विकल्प सही हो जाए, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। कौन शनि ग्रह का उपग्रह नहीं है? कौन इसमें से शनि का उपग्रह नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डिमोस, या शनि का उपग्रह नहीं है, ठीक। डिमोस की अगर हम बात करें किसका उपग्रह है? बृहस्पति जो है। डिमोस की अगर हम बात करें किसका है? फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस यह उपग्रह है मंगल के, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा भी। G20 शिखर सम्मेलन 2024 19वां संस्करण था। ब्राजील में आयोजित प्रथम G20 शिखर सम्मेलन 19 सदस्यों के साथ अफ्रीकी संघ और यूरोपीय यूनियन ने भी इसमें भाग लिया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में देखिए, स्थापना इसका हुआ था 1986 में। इसके विजेता को प्रशस्ति पत्र के साथ 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। 2024 के लिए पुरस्कार चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, ठीक है। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है, ठीक। दूसरा गलत है, और दूसरा गलत क्यों है? देखिए अगर हम बात करें इसके अंतर्गत 1 करोड़ नहीं बल्कि 25 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है, 25 लाख। हाल ही में विक्टोरिया केजर थेलविंग ने मिस यूनिवर्स 2024 खिताब जीता। यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इनका संबंध किस देश से? इनका संबंध है डेनमार्क से। संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस भारतीय को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसे बनाया गया है? यह ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शुभ को, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर शुभ को बनाया गया है, ठीक। शुभ जो पंजाबी रैपर हैं, इनको 20 नवंबर को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन बी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 के बारे में, इसका आयोजन IIT गुवाहाटी में किया गया था। इसमें सूर्य की 10 मीटर ऊर्जा वास्तविक सतह प्रतिकृति को प्रदर्शित किया गया। विज्ञान साहित्य महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का मुख्य पहल है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का मुख्य आकर्षण चंद्रयान मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में बनाया गया चंद्रमा का 10 मीटर ऊंचा विशाल प्रतिरूप है, न कि सूर्य का, ठीक है। सूर्य का नहीं, चंद्रमा का, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा। हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रेड, AI, रिच या फिर ब्रेन रोट? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेड को, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। ब्रेड जो है इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक। 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के बारे में, इसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया था और भारत 5वीं बार इस प्रतियोगिता का विजेता रहा। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम का नेतृत्व अमीर अली ने किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। हाल ही में भारत ने पैंटसीर मिसाइल सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? पैंटसीर मिसाइल सिस्टम के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मेघालय में जो महोत्सव मनाया जाता है मेगोंग, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में उगादी। सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 24 में संपन्न हुए निम्नलिखित युद्धाभ्यासों में से इन सभी को कालक्रम से लगाना है। हरिमाऊ शक्ति, स्लाइनेक्स, बिनवैक्स और धर्म गार्जियन, इन सभी को युद्धाभ्यास के कालक्रम से लगाना है। कालक्रम से ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो कौन ही सही कर पाएगा? इतना डेट जो है किसे याद रहेगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो धर्म गार्जियन जो है इसका आयोजन किया गया था फरवरी मार्च में, ठीक है, फरवरी मार्च में, ठीक। उसके बाद आपका विनवैक्स, इसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन हुआ था नवंबर में। और फिर जो है भारत मलेशिया के बीच में हुआ था आपका हरिमाऊ शक्ति,
हरिमाऊ शक्ति, इसका आयोजन किया गया था दिसंबर में। और जो आपका क्लाइनेक्स है इसका आयोजन भी हुआ था आपका दिसंबर में, लेकिन हरिमाऊ शक्ति के बाद हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित इसका भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। इसके पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां धौलाधर श्रेणी में स्थित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसके पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यह आपका गलत हो जाएगा। सबसे अधिक जो जैव विविधता देखने को मिलती है वो पूर्वी भाग में देखने को मिलती है, ना कि पश्चिमी भाग में। ठीक है, पूर्वी भाग में जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। पूर्वी भाग समुद्र तट से और भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, जिस कारण यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा, परिवार और वाक्य क्षेत्र। भारतीय यूरोपी जम्मू कश्मीर में और ऑस्ट्रिक भाषा बोला जाता है निकोबार द्वीप समूह में। द्रविड़ बोला जाता है पश्चिम बंगाल में। चीनी तिब्बती मेघालय में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश के रामगिरी और एपामन्ना क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए समृद्ध है? स्वर्ण, अभ्रक, मैग्नीज या फिर एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, सोने के लिए। ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है सोने के लिए। दिन के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, जिससे स्थल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। परिणामस्वरूप समुद्र उच्च दाब स्थलों की ओर प्रवाहित होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, इस घटना को कहा जाता है समुद्री समीर। ठीक है, जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, ठीक, दिन के समय में समुद्री क्षेत्र में जो है हाई प्रेशर का विकास होता है और स्थल पे लो प्रेशर का विकास होता है। ठीक है, तो जैसे समुद्र से हवाएं जो हैं या स्थल की ओर चलती हैं, और रात के समय इसका अपोजिट होता है। जो आपका स्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे हाई प्रेशर का विकास हो जाता है और समुद्री क्षेत्र में लो प्रेशर का, और स्थल से समुद्र की हवाएं चलने लगती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है स्थलीय समीर। ठीक है, बाकी अगर समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलेंगी तो उसे समुद्री समीर कहा जाएगा, स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी तो उसे स्थलीय समीर कहा जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लवणीय मृदा के बारे में देखिए। सोडियम और पोटेशियम का अभाव केवल उत्तर पश्चिम भारत तक सीमित। उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग। कौन सा विकल्प इसमें सही है? कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, देखिए, मृदा की अगर हम बात करें, यह शैल, मलबा और जैव सामग्री का मिश्रण होता है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है इसमें उच्च आवाज, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और समय, ये सभी जो है इन सभी का संयुक्त प्रभाव से जो है मृदा का निर्माण होता है। और यह जो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसमें मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ लौह अयस्क और राज्य दिया गया है। ठीक है, कुछ लौह अयस्क राज्य दिया गया है, इसमें बताना, इसमें सही सम्मिलित करना है। ठीक है, लौह अयस्क राज्य दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें, संदूर कहाँ पे है? संदूर जो की स्थित है कर्नाटक में। संदूर लौह अयस्क है कर्नाटक में, और यह कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क मैग्नीज भंडारण क्षेत्र है जहाँ पे पाया जाता है। बादाम पहाड़ी कहाँ पे है? बादाम पहाड़ी उड़ीसा राज्य में स्थित है, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। ठीक है, बादाम पहाड़ी उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यहाँ पर भी मुख्य रूप से हेमेटाइट अयस्क जो है वो पाया जाता है। हेमेटाइट प्रकृति का जो लौह अयस्क है वो पाया जाता है। नोवामुंडी जो है मुख्य रूप से आपके झारखंड राज्य में है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह सिंहभूम वाले क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ पे हेमेटाइट लौह अयस्कों का महत्वपूर्ण भंडार पाया जाता है। डल्ली राजहरा है आपके छत्तीसगढ़ में, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में स्थित है, और यहाँ से लौह अयस्कों का जो निर्यात हो किया जाता है कहाँ पे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया था जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, वहाँ पर यहाँ की खादान से लौह अयस्क जो है वो क्या किए जाते हैं? भेजे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखिए। यह द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया के मूल भूगर्भ का भाग है। इन द्वीपों की पहाड़ियों में बलुआ पत्थर और लिंगनाइट कोयले का जमाव पाया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? रावी, सिंधु, चिनाब, झेलम। कौन पंचनद में शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद की अगर हम बात करें, या सिंधु के बाएं तट पर जो 5 नदियां हैं, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, इनको पंचनद कहा जाता है, जिसमें रावी, झेलम, ब्यास, सतलज, चिनाब, ठीक है, ये सभी नदियां इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय अपवातंत्र की विशेषता है? कौन प्रायद्वीपीय अपवातंत्र की विशेषता है? उच्च प्रवणता, सुनिश्चित पथ का अनुसरण, विसर्पों की प्रचुरता और 12मासी स्रोतों का अभाव। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, उच्च प्रवणता नहीं पाई जाती, निम्न प्रवणता पाई जाती है,
और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं या विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं, एक सुव्यवस्थित मार्ग का अनुसरण करती हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। हाँ, सुनिश्चित पथ का अनुसरण करती है, बात बिल्कुल ठीक है। 12 स्रोतों का भाव पाया जाता है, बात भी ठीक है। यह जो नदियां हैं केवल मानसूनी काल में जब वर्षा होती है तब तक भरी रहती हैं, फिर ज़्यादातर समय में सूख जाती हैं। तो जो 12मासी नदियां हैं वो हिमालयी नदियां 12मासी होती हैं। इसमें सही पूछा है तो हो जाएगा आपका बी 2-4। भारत में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध चिरिया खदान किस राज्य में स्थित है? चिरिया खदान किस राज्य में है? चिरिया खदान जो है झारखंड में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड में स्थित है चिरिया खदान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मूर्खा घाटी है कहाँ पे? लद्दाख में। नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में। यूमथांग सिक्किम में। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना अरब सागर में है? काली, भरतपूजा, पेरियार। काली, कृष्णा, पेरियार। पेरियार, पेन्नार, पंबा। भरतपूजा, कृष्णा, पेन्नार। इन सभी नदियों का आपको डिटेल में बताया गया था, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, टोटल कितनी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती, सबको डिटेल में बताया गया था, लिखवाया गया था, ठीक है। तो वो आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, आप लोगों को पता होगा। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है, कौन अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा काली, भरतपूजा और पेरियार, ये सभी नदियां अरब सागर में जल प्रवाहित करती हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आता है? किसकी अधिकता के कारण मृदा लाल हो जाती है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड अर्थात लोहे की अधिकता के कारण। निम्नलिखित में से किस झील में कैबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है वो स्थित है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है लोकटक झील में। बृहद हिमालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय से अलग होता है? बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है किससे? बृहद हिमालय लघु हिमालय से जो अलग होता है यह होता है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है, ठीक है। देखिए इंड सांगोपो सचर जोन जो है यह तिब्बत पठार और जो आपका बृहद हिमालय उसके बीच में स्थित है, ठीक है। तिब्बत पठार और उसके बीच में है, ठीक। और जो आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट है यह आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय जो है और शिवालिक हिमालय के बीच में पाया जाता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या जिसे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है, यह आपका शिवालिक हिमालय और जो आपका ये मैदानी क्षेत्र है उसके बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसमें आपका बृहद हिमालय और लघु हिमालय अर्थात जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, या मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसे एमसीटी कहा जाता है, ठीक है, एमसीटी। और मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है इसे कहा जाता है एमबीटी, ठीक है। और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या फिर से जिसे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है इसे HFF कहा जाता है, ठीक है, HFF। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को शोला वन के नाम से जाना जाता है? किन क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं? इन वनों की अगर हम बात करें तो यह पाए जाते हैं दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन डी हो जाएगा। दून के संदर्भ में विचार करना है। जो स्थलाकृति दून पाई जाती है यह पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटियां हैं। इनका निर्माण भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के अलग होने के दौरान भ्रंश परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। देखिए यह पूर्वी हिमालय में दून, इसे आप लोग एक सेकेंड के लिए सोच कर देखिए, दून देहरादून, कोटली देहरादून हो गया, और फिर सिंधानी, अरे कोटली दून, पोटली दून, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूर्वी हिमालय में कैसे पाया जाएगा? तो इसे आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है इसका निर्माण भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के अलग होने के दौरान हुआ है। अगर ये अलग होते तो इनका निर्माण होता। हिमालय पर्वत का निर्माण ही हुआ है भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के एक दूसरे से मर्जर, भ्रंशन के कारण हुआ है ना, वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, सही आंसर डी है, ठीक। उत्तर भारत में पाई जाने वाली रोही भू-स्थलाकृति के बारे में देखिए। यह पश्चिमी मरुस्थल के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ से विकसित उत्खात भूमि है। यह अरावली और पश्चिमी रेगिस्तान के बीच मौसमी नदियों द्वारा विकसित उपजाऊ भूमि है। यह यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से निर्मित वलित घाटियां हैं। यह तराई क्षेत्र में बाढ़ से निर्मित निक्षेपी मैदान है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यह अरावली और पश्चिमी रेगिस्तान के बीच मौसमी नदियों द्वारा विकसित उपजाऊ भूमि है जिसे रोही के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। सेनोजोइक महाकल्प के बारे में देखिए। सेनोजोइक महाकल्प किस काल में बृहद हिमालय के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी? सेनोजोइक महाकल्प की इसका निर्माण कब हुआ था? देखिए सेनोजोइक महाकल्प का निर्माण हुआ था ओलिगोशीन काल में, ठीक है। कौन कावेरी की सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी कौन इसमें से नहीं है? देखिए इसमें से आपका जो घाट प्रभा है यह कावेरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, कावेरी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी की सहायक नदियों में हरंगी, हेमवती, कामनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, नोयाल, अमरावती, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। घाट प्रभा की बात करें, घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? घाट प्रभा जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर दिन और रात के घटित होने के लिए उत्तरदायी है? यह जो कारक है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण काल असमान होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए चंद्रमा की एक परिक्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमण करने में 27 दिन 8 घंटे लेता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है, चंद्रमा का दूसरा भाग छिपा रहता है। इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल ये दोनों लगभग समान होता है, ठीक है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित जो वन है या निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर जो वन पाए जाते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है मोन्टाना। ऑप्शन बी मोन्टाना। कौन पछाव मेघों की विशेषता नहीं है? सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, सफेद रेशमी समानांतर रेखाओं में होते हैं, विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलने से बनते हैं, चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर गलत पूछा ना तो आपका सही हो जाएगा। विपरीत नहीं बल्कि एक ही स्वभाव वाले वायुराशियों के मिलने से पछावी मेघ का निर्माण होता है, ठीक है, तो यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन इसमें से सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? जो पिनाटुबो, माउंट पिनाटुबो, यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। माउंट पिनाटुबो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें कहाँ पे है, माउंट पिनाटुबो है आपके फिलीपींस में, याद रखिएगा, यह आपके फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस में। ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प वायुमंडल के बारे में सही नहीं है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। धूलकणों का सर्वाधिक संकेंद्रण उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में पाया जाता है। ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति की पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इसमें पूछा है गलत, यही आपका गलत हो जाएगा। ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, ऊपर हम लोग डिस्कशन किए हैं, कहाँ पाया जाएगा? ओजोन परत पाया जाता है आयन मंडल में, ठीक है, यही गलत है। कौन सा एक अवसादी शैल है? निम्नलिखित में से कौन अवसादी शैल है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो बलुआ पत्थर यह अवसादी शैल है। ऑप्शन सही है। महासागरीय नितल पर पाए जाने वाले सपाट शीर्ष के समुद्री पर्वतों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है किस नाम से? इन्हें जाना जाता है गाइऑट के नाम से, गाइऑट। ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरोप का महत्वपूर्ण पतन रॉटरडम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? रॉटरडम बंदरगाह किस नदी के तट पे है? राइनबर्ग नदी के तट पे। ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है यह पक्षीपाद या पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपका आ जाएगा टाना झील पहले नंबर पे, उसके बाद है विक्टोरिया झील, फिर है टंगानिका, उसके बाद है मलावी, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, 1 2 4 3, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक। कुछ घास के मैदान दिए गए हैं, कुछ घास के मैदान दिए गए हैं और उसके बाद जो है क्षेत्र दिया गया, कौन घास का मैदान किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है उससे सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका प्रेयरी है, प्रेयरी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, कंपोस है ब्राजील और स्टेपी है यूरेशियाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में, बताइए। देखिए अगर हम बात करें, पृथ्वी जो घूर्णन करता है, घूर्णन या जिसे परिभ्रमण भी कहा जाता है, पृथ्वी का जो परिभ्रमण है इसके कारण दिन और रात होता है और इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। और परिक्रमण से तात्पर्य सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ या कक्षा में चक्कर लगाना है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण गति होता है इससे ऋतु परिवर्तन होता है या ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जो पृथ्वी की 2 गतियां पाई जाती हैं और यह जो घूमता है यह पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है, ठीक। तो सी सही हो जाएगा, अर्थात पहला सही दूसरा गलत। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। रैखिक प्रतिरूप बस्ती का उदाहरण कौन है? जहाँ पे विभिन्न मार्गों के सम्मिलित बिंदु पर घरों का निर्माण होता है उसे रैखिक प्रतिरूप कहा जाता है। आयताकार प्रतिरूप के जो घर है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आयताकार प्रतिरूप, एक सेकेंड, रैखिक प्रतिरूप के घर पाए जाएंगे आपके कहाँ पे? यह
या तटबंधों स्थित पर पाए जाते हैं। जो तटबंध होते हैं वहां पे पाए जाएंगे रैखिक प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप के घर कहाँ पाए जाएंगे? या पाए जाएंगे अंतरा पर्वतीय घाटियों में। और वृत्ताकार प्रतिरूप के घर कहाँ पाए जाते हैं? वृत्ताकार प्रतिरूप के घर जो पाए जाते हैं या झील तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। और तारे के आकार के विभिन्न मार्गों के सामने जो बिंदु होते हैं वहाँ पे तारे के आकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं, जहाँ पे विभिन्न मार्ग मिल रहे हैं। यहाँ पे जो घर, इधर आपके घर देखने को मिलेंगे, इधर ऐसे ऐसे घर देखने को मिलेंगे, ठीक है। रैखिक प्रतिरूप जो पर्वतीय घर या आपके जो तटबंध होते हैं, तटीय जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है बस्तियां हैं और इनका प्रकार है। इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से किस वायु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील वायु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? कार्यशील वायु के अंतर्गत जो जनसंख्या आती है यह 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या के रूप में शामिल किया जाता है। कौन इसमें से सही सुनी नहीं? आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैक, एटलस की सर्वोच्च चोटी जेबेल टॉब कॉल है, रॉकी की माउंट एल्बर्ट और कॉकेसस का एकांका गुहा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। देखिए जो एकांका गुहा है किसकी सर्वोच्च चोटी है? एकांका गुहा आपके एंडीज की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और कॉकेसस पर्वत यह यूरोप में काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में अवस्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रूस। और एकांका गुहा या एंडीज की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। एकांका गुहा एंडीज की सर्वोच्च चोटी है, एंडीज की। और कॉकेसस की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी एल्ब्रूस है, एल्ब्रूस है, ठीक। तो यही गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदीय स्थलाकृति नहीं? लैकोलिथ, फैकोलिथ, रेगोलिथ और बैथोलिथ। देखिए इसमें रेगोलिथ नामक कोई चीज थोड़ी होता है, रेगोलिथ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक और सिंडर रॉक ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमित है? पिग्मी जनजाति, कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन, कांगो बेसिन, एनु मलय प्रायद्वीप, किर्गिज मध्य एशिया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, ये आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है, बात बिल्कुल ठीक है। पिग्मी जनजाति की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति है पिग्मी जनजाति, ठीक है, कांगो बेसिन में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति की बात करें, बुशमैन जनजाति विश्व की एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। एनु जापान के उत्तर पश्चिम भाग और रूस के सुदूर पूर्व वाले क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। तो इसमें सही पूछा आपका डी हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प, कौन सा देश कैस्पियन सागर के तट पर नहीं है? अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कौन जो है कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर के तट पर नहीं स्थित है। प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र जिसमें सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती हैं कौन सा है? उसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसे कहा जाता है अग्निवलय, ठीक है, इसे अग्निवलय कहा जाता है, ठीक। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संदर्भ में विचार करना है। हाल ही में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई। इन्होंने भारत की प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। 1909 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत है, ठीक है। पहला तीसरा आपका गलत हो जाएगा। इनकी जो जयंती मनाई गई है 150वीं नहीं 138वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है, 138वीं जयंती मनाई गई है। और जो इनके द्वारा अगर हम बात करें, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 1906 में कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें यह शामिल हुए थे और स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे, ठीक है। और इनके द्वारा 1909 की अध्यक्षता नहीं की गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीएम सरकारी ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में समाचारों में रहे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपद में भी स्थित है। इसे 2016 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था और 2024 में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए इसे TX2 पुरस्कार दिया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात पहला सही, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसे जो पुरस्कार मिला था 2020 में दिया गया था, TX2 पुरस्कार, ठीक है, 2020 में 2020 में, तो यह गलत हो जाएगा। और इसे 2016 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, यह गलत हो जाएगा। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2014 में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित दिवसों को कालक्रम में लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 नवंबर को, 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शहरीकरण दिवस की अगर हम बात करें
विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। तो इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। 1 2 3 4। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के बारे में देखिए। केवल वे अधिकारी ही चयन हेतु पात्र होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति में न्यूनतम 3 महीने की सेवा शेष हो। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। पुलिस महानिदेशक चयन समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव और संघ लोक सेवा आयोग के नामित सदस्य शामिल होंगे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो आपका पुलिस महानिदेशक नियुक्ति के लिए जो नियमावली बनाई गई है, इसके अंतर्गत केवल वे अधिकारी इस पद के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 6 महीने की सेवा अभी बची हो, न कि 3 महीने। ठीक है, 6 माह। तो यह गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा तीसरा सही है। राज्य सरकार द्वारा कसीमपुर पावर हाउस को आर्टिफिशियल वेटलैंड कृत्रिम आर्द्रभूमि के रूप में विकसित करने की बात की गई है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है यह बताना है। यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अलीगढ़। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। कौन इसमें से शामिल नहीं है? अयोध्या, महाराजगंज, जौनपुर, बरेली। कहाँ पे स्थापित नहीं किया जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बरेली इसमें शामिल नहीं है, बाकी अयोध्या, जौनपुर, महाराजगंज ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, खबरों में रहा स्पेशल एजुकेशन जोन SEZ के बारे में देखिए। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों का चुनाव किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे निम्नलिखित में से किन जनपदों के मध्य निर्मित किया जा रहा है? इसका जो पहला हाईवे है यह बनाया जाएगा आपका बाराबंकी और बहराइच के बीच में। यह पहला डिजिटल हाईवे होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें। एग्जाम को बहुत दिन नहीं रह गए, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी काम है वो यही है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट जितने अच्छे से लगाएं और सॉल्व करें, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन जो है पढ़ें। ठीक है, और उसके लिए है कि आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक, चाहे यहाँ ज्वाइन करें, जहाँ भी आपको ईजी लगे, जहाँ भी करें, लेकिन कर लिया करें। कर लें, जरूर कर लें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जो है बाद में जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, और इसका फीस भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना है कि 2-4 दिन आप अपने पॉकेट खर्च को कम करते हैं तो आराम से ले लेंगे। तो उससे आप लोग जरूर सोचिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आकर के जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, पॉली साहित्य सम्मेलन 2024 के बारे में। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था और इसका विषय है विश्व शांति एवं सद्भाव में पाली साहित्य का योगदान। और इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों और सदस्य कानून मंत्री किरण रिजिजू जी थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अर्थात तीनों विकल्प सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।